हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। DC 247 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आज इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं भारत के भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को यहाँ पे आपको समझाऊंगा, जिसके तहत हम सबसे पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक समझने जा रहे हैं भारत का भौतिक विस्तार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी, कोई भी ज्योग्राफी हो, तो उसे रटने की बजाय अगर आप मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी और वो कभी भूलती नहीं हैं। और एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप आसानी से समझ कर और उनका आंसर कर सकते हैं। इसलिए मैंने छोटी सी कोशिश की है, यहाँ पे मैंने मैप लगाया हुआ है ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझा सकूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत का भौतिक विस्तार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने का मतलब यह है कि मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ हूँ, इससे आप समझ लेंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मानूँ कि ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा या अक्षांश रेखा जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो चूंकि भारत की अवस्थिति अगर आप विश्व मैप में देखेंगे या विश्व के नक्शे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर भारत की अवस्थिति है। तो वहीं अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्वी भाग में, या कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का दाहिना भाग पूर्वी गोलार्ध, तो वहीं बायां भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने छोटा सा यहाँ पे भारत का नक्शा बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग और 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मैंने यहाँ पे नमूना आपको बनाया हुआ था समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो हमारी कर्क रेखा है 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूकर या स्पर्श करके गुजरती है। तो फ्रेंड्स, आइए मैप में देखते हैं। मैप में इसको समझेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके अवस्थिति एवं विस्तार पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, कर्क रेखा की जो स्थिति है वह गुजरात से शुरू होकर और फाइनली मिजोरम में जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पे 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए यह रेखा म्यांमार को चली जाती है। तो कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, या कह सकते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः इसकी जो अवस्थिति होगी अक्षांशीय और देशांतरी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही होगी। तो अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो वहीं इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट या 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट तक या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन सीधा उठाता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि अक्षांश में उत्तरी अक्षांश हमेशा ऐड करिएगा, देशांतरी विस्तार में पूर्वी देशांतर जरूर ऐड करिएगा, वरना हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाए। तो इसको पूरी तरह से पढ़ने के लिए कुछ इस फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है इसको ऐसे याद कर लेना है। ओके, इसके बाद मैप में अगर देखा जाए तो मैप में समझने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना होगा कि भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उससे ऊपर आने पर लगभग तमिलनाडु से ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक इसकी भौतिक अवस्थिति है या इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो वहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। तो ये मैप के माध्यम से आप इस पर समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत के सीमांत बिंदुओं के क्या नाम है। फ्रेंड्स सीमांत बिंदुओं का मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक कॉर्नर में, प्रत्येक कोने में कोई ना कोई बिंदु है जिनका पर्टिकुलर नाम है, उनके बारे में एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु इनमें स्थित हैं। तो अगर भारत के उत्तरतम बिंदु की बात की जाए कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको राज्य याद रखने हैं कि किस राज्य में आते हैं, वह राज्य कहाँ है। जैसे उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, दक्षिण में बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि पर, देखिए दक्षिण में आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर बिंदुओं की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु का नाम है फ्रेंड्स इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद दक्षिणी बिंदु की बात की जाए फ्रेंड्स, यहां पे लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि दक्षिणी बिंदु में कन्याकुमारी लगाएं कि इंदिरा पॉइंट लगाएं, क्योंकि दोनों ही दक्षिणी बिंदु हैं भारत के। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है कि जब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो आपको याद रखना है मुख्य भूमि इसकी तमिलनाडु है, दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी मुख्य भूमि का मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा इसका, कन्याकुमारी। बट यदि आपसे पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो एकदम लास्ट में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उत्तरतम पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट आपका कन्याकुमारी। इसके बाद बात करते हैं पूर्वतम एवं पश्चिमतम बिंदु की। तो फ्रेंड्स पूर्वतम बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका नाम है किवीथू, और इसका पश्चिमतम बिंदु जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, इसे हम गौहर माता के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्वतम या पश्चिमतम बिंदु के नाम क्या हैं, तो आपको एक क्लियरली याद रखना है कि उनके नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। दोस्तों अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो एक बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना है, जनरल एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है, या यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स दोनों डाटा आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि भारत का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है,
किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर वही है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये दो डाटा आपको यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर याद रखना होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है सामने कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर पहले स्थान की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप इसे जो है सोचें, इसको सर्च करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये तो बात हुई इसके क्षेत्रफल की। अब अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी। फ्रेंड्स याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21 करोड़। इसको मैं 121 करोड़ सीधे लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जाना क्षेत्रफल, विश्व में भारत का स्थान और जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है, तो आपको याद रखना होगा कि विश्व में भारत की कह सकते हैं भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन है, चाइना है, आप जानते हैं। और ऐसा एक रिपोर्ट है कि सन 2045 तक भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ जाएगा, जो कि एक समस्या का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो गया है ताकि एक निश्चित जनसंख्या में हमारा देश रहे। चलिए अब आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। फ्रेंड्स आपने जाना भारत का क्षेत्रफल, भारत के सीमांत बिंदुओं के बारे में, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब इसके बाद बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। फ्रेंड्स मैं इसे डायरेक्ट मैप में ही आपको समझा दे रहा हूँ, मैप में ही दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर भारत के पूर्व की बात की जाए, ईस्ट की बात की जाए, तो ईस्ट में कौन सा देश स्थित है। यहाँ पे देखिए म्यांमार स्थित है। म्यांमार कहें या म्यांमार, वर्मा भी कहा जा सकता है, इसका पुराना नाम है। तो इसके दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पे छोटा सा देश है जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हो गए, एक म्यांमार हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया। तीसरे देश की बात करें तो उत्तर पूर्व में अगर देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा देश चाइना स्थित है। पड़ोसी देशों के मामले में चाइना बड़ा देश है। चाइना के बाद नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से लगा हुआ एक देश है। इसके बाद नेपाल से ही लगा हुआ भूटान है, जो कि सिक्किम तथा अन्य जैसे असम हो गए, इन देशों के पास पड़ोसी देश मुख्य रूप से बना हुआ है यहाँ पे। तो भूटान, नेपाल, चाइना। इसके बाद हम अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान देश यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि अगर सबसे लंबी सीमा की बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, तो वहीं सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ 140 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो वहीं आपके बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा तय करता है या कुल सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई आपकी पड़ोसी देशों की। यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि एक द्वीपीय देश है जिसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। आप अगर इसे मैप में देखेंगे तो नारियल के समान दिखाई देगा, जो कि एक द्वीपीय देश है। ये भी एक तरह से भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपके भौतिक विस्तार जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, और प्रत्येक राज्यों के साथ उनकी अवस्थिति और उनकी राजधानियों के बारे में डिस्कस करूंगा। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। थैंक यू।